प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। हम लोग कक्षा 10 का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका दूसरा पाठ चल रहा था, भारत में राष्ट्रवाद। इस पर हम लोग पीछे 5 वीडियो बना चुके हैं। आज 6वां वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज जो पिछला वीडियो हम लोग बनाया था, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित वीडियो बनाया था। आज हम लोग 1935 भारत शासन अधिनियम से शुरू करने वाले हैं। तो देख लें 1935 भारत शासन अधिनियम यह क्या है? ब्रिटिश संसद के द्वारा अब तक के जो पारित किया गया अधिनियम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह अधिनियम था। और इस अधिनियम में जो प्रमुख बातें थी, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को अपना लिया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, बर्मा को भारत से मुक्त कर दिया गया। तीसरी बात, बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। चौथी बात जो है, बिहार उड़ीसा को नए प्रांत बना दिए गए। अब कुल 11 प्रांत भारत में हो चुके थे। भारत में प्रांतों और केंद्र के बीच मतभेदों को, विवादों को निपटाने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। हालांकि यह न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, इसके ऊपर प्रीवी काउंसिल थी। अब यहाँ भारत शासन अधिनियम के बाद 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुए। कुल 11 प्रांतों में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियां भाग ली थी। इन 11 प्रांतों में से 5 प्रांत, अब ये 5 प्रांत है संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहते हैं। संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और मद्रास हो गया। इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों। अब 3 प्रांत, जिसमें पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत बम्बई और असम, इन 3 प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। बम्बई में एक ही सीट कम थी पूर्ण बहुमत से। तो ये 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार गठित की। बाकी 3 राज्य बंगाल, पंजाब और सिंध, इन 3 राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी। बंगाल में मुस्लिम लीग और प्रजा कृषक पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी, फजलुल हक प्रजा कृषक पार्टी के नेतृत्व में। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी। तो इस तरीके से 11 प्रांतों में नई सरकारें गठित हो गई। अब आगे देखते हैं। अब इस प्रांतों में मुस्लिम लीग की भारी हार हुई। अब इस हार से जिन्ना बौखला गए और उन्होंने अब अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया और कांग्रेस को जो है हिंदुओं की पार्टी बनाना शुरू कर दिया। और यहीं से उनके अंदर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी का सिद्धांत आने लगा। अब 1939 ईस्वी 3 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका लड़ रहा था। इसीलिए इस द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो जो था, उसने भारत को भी ब्रिटिश
सैनिकों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। इससे कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसी विरोध के चलते कांग्रेस ने 8 प्रांतों से अपने मंत्रिमंडल का त्याग कर दिया 1939 ईस्वी में। जैसे ही 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग हुआ, वैसे ही मुस्लिम लीग और दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो यहाँ तक तो त्याग हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसी बीच 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। फिर अगले साल 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में फिर एक बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी अपने समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष बन चुके थे और यहीं से मतभेद की शुरुआत हुई। और मतभेद के वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर ली। ठीक है बच्चों, अब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो गए। अब उनके पार्टी छोड़ने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। अब पाकिस्तान की मांग कहां शुरू हुई थी? 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था और यहीं से मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की बात की गई थी। उसी के बाद 1932-33 ईस्वी में एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक रिसर्च का शोध छात्र जिसका नाम था चौधरी रहमत अली खान, इन्होंने ही जो मुस्लिम क्षेत्र हैं उनको एक क्षेत्र के रूप में पाकिस्तान नाम की परिकल्पना की थी और इसलिए पाकिस्तान का जनक चौधरी रहमत अली खान को माना जाता है। ठीक है, 1940 ईस्वी में जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र, पाकिस्तान का शब्द का नाम अभी यहाँ नहीं आया था, लेकिन मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। अब मुस्लिम लीग का जो लक्ष्य था भारत का विभाजन करवाना और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की मांग हो गई। ठीक है, उसके बाद 1939 ईस्वी में 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये व्यक्तिगत तौर पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। इसमें कई हजार सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं 1942 की घटना। क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया 1942 ईस्वी में। इसका नेतृत्व स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहा था, इसीलिए इस प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव का नाम दिया गया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था और उसी दौरान ये प्रस्ताव लेकर के आया। इनके प्रस्ताव में ये था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा, ठीक है,
दूसरा था संविधान में भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा आदि ये सारी बातें थी। लेकिन ये बातें जो है अंत में ये था कि ये सब जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ऐसा होगा, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा, भारत में संविधान सभा गठन किया जाएगा। तो यह प्रस्ताव कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक, यानी उत्तर तिथि चेक है जिसको बाद में भजाया जाएगा। अब इसकी क्या गारंटी है कि हम इनका सपोर्ट करें, इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होगा और विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद इनका रवैया, इनका इरादा क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया, ठीक है ना। अब इस प्रस्ताव के स्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर दी और इस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। यही हमें पढ़ना है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन। यह आजादी से पहले का एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन के लिए 14 जुलाई वर्धा में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई और इस कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन करने की तैयारी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। तो इस प्रस्ताव के पारित होने में थोड़े से कुछ लोगों का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। हालांकि 14 जुलाई वर्धा में यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है। अब पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं जिसकी उल्टी चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। और उनका कहना था संघर्ष, निरंतर संघर्ष, यही मेरा जवाब है। किसको? किर्ब्स को और एमरी को, यही मेरा जवाब है, संघर्ष और निरंतर संघर्ष। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पास कर दिया गया, ठीक है बच्चों। अब 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। इस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो वर्धा में पारित हुआ था, इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और जैसे ही 9 अगस्त शुरू हुआ, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर मतलब 0 घंटा, यानी 12 बजे जैसे रात हुआ, 12:00 जैसे ही आया, वैसे ही ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जैसे ही 9 अगस्त शुरू हुआ, चोटी के कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा को पूना के आगा खान पैलेस में रखा, गोविंद वल्लभ पंत को अहमदनगर जेल में रखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद कर दिया, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में बंद कर दिया। हालांकि जयप्रकाश नारायण बाद में जेल की चारदीवारी कूदकर भाग गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चोटी के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में रखा गया। अब यह आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया, जो बड़े नेता थे वो गिरफ्तार हो गए। तो इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन से बचाने के लिए जो दूसरे दर्जे के कांग्रेस के नेता थे, जैसे राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण भी भाग गए थे और उन्होंने भूमिगत आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। उषा मेहता थी, अरुणा आसफ अली थी और सरोजिनी नायडू थी और सुचेता कृपलानी थी।
इन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो, डू और डाई का नारा लगाया था कि इस बार हम भारत को स्वतंत्र कराकर ही रहेंगे। अब यह आंदोलन जो है पूर्ण रूप से हिंसक होने लगा। पूरे भारतवर्ष में इस बड़े तेजी से आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ने लगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, रेलवे की लाइनें उखाड़ के फेंक दी गई, पोस्ट ऑफिस को जला दिया गया और जितने भी सरकारी आवास थे उनको जला दिया गया, सरकारी संपत्तियों की लूटपाट की गई और बहुत सारे नुकसान किए गए। इसलिए अंग्रेज एक तरफ तो विश्व युद्ध में फंसे हुए थे और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमनात्मक क्रूरता की नीति अपनाई, दमनकारी नीति अपनानी शुरू कर दी और इन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवाई गई। बहुत सारे लोग इस आंदोलन में शहीद भी हुए। यह आंदोलन अपनी चरम पर पहुंच रहा था। तभी इस दमनकारी नीति जो अंग्रेजों की गोलियां चलाई जा रही थी इस आंदोलनकारियों पर, इस दमनकारी नीति के विरुद्ध 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जेल में ही उपवास रखना शुरू कर दिया। 21 दिन का उपवास रखना शुरू कर दिया। गांधी जी की हालत खराब होने लगी थी। पूरी दुनिया के विदेशों की मीडिया ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रही थी कि गांधी की उपवास को तोड़वाया जाए, गांधी की बातों को माना जाए। लेकिन प्रधानमंत्री इंग्लैंड का विंस्टन चर्चिल जो यह कह रहा था कि हम इस बुढ़े फकीर से हार नहीं सकते जबकि हम पूरी दुनिया को जीत रहे हैं, तो महात्मा गांधी को यह आभास होने लगा कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और महात्मा गांधी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। तब उन्होंने चालाकी से उपवास से तोड़ दिया। इधर चर्चिल ये प्लान बना रहा था कि गांधी जी उपवास से मर जाएंगे तो उनकी अस्थियां पूरी दुनिया में बिखेरेंगे और गांधी जी ने चालाकी से उपवास से तोड़ दिया। हालांकि गांधी जी को बाद में गिरफ्तार से मुक्त कर दिया गया और उसी जेल में कस्तूरबा और महादेव देसाई की मृत्यु भी हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, अब सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी के साथ गिरफ्तार थी। पीछे हमने कह दिया था कि सरोजिनी नायडू भी बाद में आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, वो मिस्टेक हो गया था। अब आगे हम देखते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया, यह आंदोलन अपने प्रगति पर था और भारत में 3 जगह समानांतर सरकारें भी स्थापित हो गई थी। बलिया में, पहला बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकारें स्थापित हो गई। समानांतर मतलब एक तरफ अंग्रेजों की सरकार तो चली रही है, दूसरी तरफ भारतीय लोगों ने अपनी सरकारें बना ली जो अंग्रेजों की सरकार को नहीं मान रही थी और अपनी सरकारें गठित कर ली। इसी को समानांतर सरकारें कहते हैं। फिर बंगाल के मिदनापुर में तामलुक लोगों ने तामलुक सरकार का गठन किया। फिर महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकारें स्थापित हुई। 3 जगह समानांतर सरकारें स्थापित हुई जिसको अंग्रेजों ने आसानी से खत्म कर दिया। सबसे अधिक दिनों तक महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकारें चलती रही। तो इस तरीके से यह आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। अंग्रेजों ने इस आंदोलन का हालांकि दमन कर दिया और इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता को अब निश्चित कर दिया। इस आंदोलन से अब ये लगने लगा कि अब भारत जो है तुरंत अब जल्द स्वतंत्र हो सकता है। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया और इंग्लैंड में चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद विंस्टन चर्चिल जो है बुरी तरीके से पराजित हुआ। ठीक है, और वहां की सरकारें बदल गई। इस बार लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना। अब इनकी नीतियां भारत के संदर्भ में थोड़ा उदारवादी थी और इन्होंने भारत में बेवेल योजना भेजा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, क्रिप्स प्रस्ताव के अस्वीकार करने के बाद इसकी पृष्ठभूमि बनी थी और भारत छोड़ो आंदोलन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं किया थी इसके बारे में हम लोग पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, तो आज
पर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हम लोग देवल योजना शुरू करेंगे। उससे पहले जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे 7वें वीडियो में।